गुड इवनिंग मेरे धातुओं अधातुओं। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। वैसे तो ये बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड ने जो पहला चैप्टर है जनन वाला उसको हटा दिया है फिलहाल के लिए, तो हमें इसी को पहला चैप्टर मान करके पढ़ना है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसके लिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या होती है हम उसके बारे में जानते हैं। पुष्पीय पादपों में वैसे तो देखा जाए पादपों में जड़, तना, पत्ती, फूल सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें जो जनन के लिए पढ़ना है वो पढ़ना है पुष्प के बारे में। पौधों का पुष्प ही इनका लैंगिक अंग होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इनका पुष्पीय पादपों का लैंगिक अंग क्या होता है, तो आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं कि पुष्पीय पादपों का लैंगिक अंग जो होता है वो इनका पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, आज हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे पुष्प। आप हेडिंग लगाइए पुष्प, या इसी को क्या बोलते हैं, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पुष्प पुष्पीय पादपों का सबसे महत्वपूर्ण लैंगिक अंग होता है, जिसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसका कैलेक्स, ठीक, जिसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग होता है इसका कोरोला, जिसको बोलते हैं दलपुंज। ठीक, इसके बाद इसका जो तीसरा भाग होता है इसको बोला जाता है एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है इसको? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, जिसको बोला जाता है पुंकेसर। ठीक है, या फिर इसका अगला नाम कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो चौथा भाग होता है वो होता है गाइनोशियम। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, इस तरीके से पुष्प के 4 भाग हो गए हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक, ये इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं पुष्प में। पुष्प की संरचना बना करके अब हम इन चारों भागों को स्पष्ट करते हैं। पहले आप इन सबको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, पुष्प की संरचना बना करके इनको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इसको। इसमें आप नॉर्मली पुष्प का चित्र बनाने के लिए आप नॉर्मल ही फिगर बना सकते हैं। इसका जरूरी नहीं है कोई बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए। बस बायोलॉजी के फिगर में आपको ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ें जहाँ होती हैं उसी जगह पर होना चाहिए। सुंदरता का ध्यान जरूरी नहीं होता है, बस जो चीज़ जहाँ होती है वो वहीं पर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप एक नॉर्मली फिगर बना सकते हैं। ठीक, इस तरीके का ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसी संरचना होती है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में ये क्या होता है। इसके बाद इसमें कुछ ये इस तरीके की संरचना निकली होती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होता है इसका फिगर बनाना। बायोलॉजी के सारे फिगर आसान होते हैं, ईजी होते हैं, और बायोलॉजी के फिगर से ही आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी होती है। थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप बायोलॉजी में फिगर बनाइएगा, फिगर का नॉमिनेशन सीखिएगा, और नॉमिनेशन सीखिए तो आपको पूरी थ्योरी आराम से आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इसकी 1 या 2 इस तरीके की आप पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी ये पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका नामकरण देखते हैं हम। इसके नामकरण में क्या होगा, ये पंखुड़ी कुछ ज़्यादा ही वो सी वैसी बन गई है ना, इसको थोड़ा हम
इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखते हैं एक जो पुष्प होता है, पुष्प की कलिका अवस्था में, जब कली अवस्था में होता है तो उसके बाहर हरे हरे कलर की कुछ पंखुड़ियां लगी रहती हैं। जब पुष्प खिलता है तो वो पंखुड़ियां ऐसे नीचे की ओर आ जाती हैं। ये वही वाली चीज होती है जो हरी हरी होती हैं, इन्हीं को बोला जाता है कैलेक्स। ये होता है इसका कैलेक्स। ठीक है, इसके बाद जब वो पंखुड़ियां नीचे आ जाती हैं, पुष्प पूरा खिल जाता है, तो खिली हुई जो पंखुड़ियां होती हैं, जो कलर्ड होती हैं, जिनमें रंग होता है, उनको बोला जाता है कोरोला। ये जो रंग वाली संरचना होती है, यही होता है इनका कोरोला। ठीक है, तो ये हो गया कैलेक्स, ये हो गया कोरोला। इसके बाद पुष्प के अंदर छोटे छोटे पतले पतले तंतुनुमा धागेनुमा संरचना होती है इस तरीके की। इन संरचनाओं को ही बोला जाता है एंड्रोशियम। इनको क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। ठीक है, ये आर है, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के बाद सबसे अंदर उपस्थित होता है इसका गाइनोशियम। ये होता है कौन सा भाग? गाइनोशियम। ये हो गया इसका गाइनोशियम वाला भाग। तो पुष्प की संरचना में ये चार मुख्य रूप से भाग होते हैं। अब इन चारों के बारे में एक एक करके आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सबके बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कैलेक्स। कैलेक्स के बारे में आप क्या लिखेंगे? यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि हरे रंग का होता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। और ये कलिका अवस्था में पुष्प के सभी आंतरिक अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कैलेक्स के बाद आप हेडिंग डालेंगे कोरोला। कोरोला के बारे में आप लिख सकते हैं, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो कि रंगीन पंखुड़ियों से मिलकर के बना होता है। ये पंखुड़ियां कीटों को आकर्षित करती हैं, जिससे कि इनमें परागण की प्रक्रिया हो सके। इसके बाद होता है इसका एंड्रोशियम। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, एंड्रोशियम। ठीक है, इसके बारे में आप एंड्रोशियम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, यह इसका नर जनन अंग होता है। क्या होता है? यह इसका नर जनन अंग होता है। और एंड्रोशियम में इसका 3 भाग पाए जाते हैं। एंड्रोशियम में ऐसा करते हैं, इसको अलग से, ये वाला फिगर मैं आपको रफ करके अलग से इसका चित्र बना करके एंड्रोशियम को फिर अलग से समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप एंड्रोशियम की हेडिंग डाल करके अब आप लिखेंगे एंड्रोशियम के बारे में कि जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम पुष्प का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। एंड्रोशियम पुष्प का नर जनन अंग होता है। इस तरीके से आप ये फिगर बनाएंगे और फिर आप लिखेंगे कि एंड्रोशियम पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। ये जो पहला भाग होता है इसको कहा जाता है फिलामेंट। ये होता है इसका फिलामेंट। और ये जो ऊपर का भाग होता है इसको बोला जाता है एंथर, ANTHER। ये इसका एंथर होता है। और यहाँ पर ये होता है कनेक्टिव। ये क्या होता है? इसका कनेक्टिव। ठीक है, तो पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसमें कि 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। इसके एंथर में पराग कणों का निर्माण होता है, जिन्हें लघु बीजाणु भी बोला जाता है। इसके एंथर में किसका निर्माण होता है? पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। वो चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पुष्प की संरचना के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये एंड्रोशियम हो गया। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है गाइनोशियम। क्या हेडिंग डालेंगे? अब आप गाइनोशियम हेडिंग डालेंगे और गाइनोशियम के बारे में आप लिखेंगे। ये हो गया हमारा गाइनोशियम। ठीक, इसमें आप लिखेंगे, यह पुष्प का सबसे अंदर वाला और चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जिसके 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ये होता है स्टिग्मा। सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। इसके बाद ये जो नली जैसी संरचना होती है, ये स्टाइल कहलाती है। इसके बाद ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये इसका ओवरी कहलाता है। ठीक है, तो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर यहाँ पर इस तरीके से बीजांड उपस्थित होता है। इसको क्या बोला जाता है? बीजांड, यानी कि ओव्यूल। ये इसका ओव्यूल होता है। तो ये हो गया गाइनोशियम वाला पार्ट। गाइनोशियम में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके अंदर उपस्थित होता है इसका ओव्यूल। ठीक है, तो ये हो गई पुष्प की संपूर्ण संरचना के बारे में।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पुष्प की संरचना तो हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, उनका बनने की प्रोसेस क्या होती है, कैसे कैसी संरचना होती है, उसको काट करके कैसा देखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।